विद्यार्थियों, आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, साधारणीकरण। आज हम बीए फाइनल का यूनिट का टॉपिक साधारणीकरण के बारे में समझेंगे, जानेंगे कि साधारणीकरण जो है वो क्या होता है। साधारणीकरण का अगर एक शब्द में कहा जाए तो साधारणीकरण को सामान्यीकरण कहते हैं। साधारणीकरण को सामान्यीकरण कहते हैं और साधारणीकरण का जो सिद्धांत है वो भट्ट नायक ने दिया था। हिंदी के या यूँ कहें कि संस्कृत के भी जो आचार्य हैं भट्ट नायक, उन्होंने सामान्यीकरण अर्थात साधारणीकरण का सिद्धांत दिया था। और साधारणीकरण को अगर हम यूँ कहें कि उनकी परिभाषा क्या है, साधारणीकरण का शाब्दिक अर्थ जो है वो है कि असाधारण को जो साधारण बनाता है। साधारणीकरण का शाब्दिक अर्थ है असाधारण को जो साधारण बनाता है, साधारण बनाता है वह प्रक्रिया साधारणीकरण या सामान्यीकरण मानी जाती है। मानी जाती है यानी कि साधारणीकरण का सामान्य अर्थ अगर हम देखें तो है सामान्यीकरण। सामान्यीकरण और साधारणीकरण का जो सिद्धांत है वो भट्ट नायक ने दिया था। साधारणीकरण का अगर शाब्दिक अर्थों की अगर उसमें हम बात करें तो है असाधारण को जो साधारण बनाता है वह प्रक्रिया साधारणीकरण या सामान्यीकरण कही जाती है। अब हम बात करते हैं साधारणीकरण की परिभाषा की। विभावादि का अपने और पराये के बंधन से मुक्त होना ही साधारणीकरण होता है या माना जाता है। या यूं कहें कि विभावादि जो हैं, जो विभाव हैं, वो अपने और पराये के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और व्यक्ति क्या है, सामान्य प्रतीत होने लगता है और वो साधारणीकरण का रूप प्रकट करने लग जाता है। यानी कि विभावादि का अपने और पराये के बंधन से, ना मेरा है ना तेरा है, ना उसमें कोई विशेष पात्र रहता है और वो केवल जो है सहृदय के लिए वो केवल और केवल सामान्य प्रतीत होता है, साधारणीकरण कहलाता है। साधारणीकरण का जो स्वरूप है वो कैसा है, किस प्रकार का है, क्या होता है? तो साधारणीकरण के स्वरूप में असाधारण को जो साधारण बनाता है, यानी पहले कोई वो विशेष होता है लेकिन जब साधारणीकरण सामान्यीकरण हो जाता है तो वो सबके लिए एक साधारण बन जाता है, सभी के लिए वो ग्राह्य बन जाता है। असाधारण को जो साधारण बनाता है। इसके बाद इसमें विशेष व्यक्ति का विलयन होता है। विशेष व्यक्ति का विलयन, निर्व्यक्तीकरण, संबंध विशेष का त्याग होता है और सभी के लिए वो क्या हो जाता है, वो ग्राह्य बन जाता है। यानी उसमें विशेष व्यक्ति का विलयन जो है साधारणीकरण के पश्चात वो नहीं रह जाता है, निर्व्यक्तीकरण हो जाता है, यानी वो एक विशेष व्यक्ति विशेष वो नहीं रह जाता है जब साधारणीकरण हो जाता है। और संबंध विशेष का उसमें त्याग हो जाता है और सभी के लिए वो ग्राह्य बन जाता है, यानी सामान्य बन जाता है। इसके बाद सर्वसाधारण व्यक्ति के हृदय की अनुभूति ही साधारणीकरण कहलाता है। यानी जो सभी के लिए समान रूप से ग्राह्य हो और व्यक्ति विशेष का उसमें संबंध नहीं रह जाता और वो हृदय की अनुभूति के ही साधारणीकरण है। तो ये था साधारणीकरण का स्वरूप। साधारणीकरण के स्वरूप के बाद उसकी प्रक्रिया कैसे होती है, सामान्यीकरण की प्रक्रिया कैसे होती है, साधारणीकरण की प्रक्रिया
वह प्रक्रिया है जिसमें सहृदय अपने द्वारा काव्य या साधारण मानवीय जीवन के लिए विभावादि को सामान्यीकृत रूप में ग्रहण करता है। यानी कि साधारणीकरण की प्रक्रिया वह कहलाती है जिसमें क्या है कि सहृदय जो श्रोता या पाठक होता है वो अपने द्वारा काव्य या साधारण जो मानवीय जीवन के लिए जो विभावादि होते हैं वो सामान्य रूप में उसको ग्रहण करता है। यह प्रक्रिया होती है सामान्यीकरण या साधारणीकरण की, और यह प्रक्रिया जो है वो 5 चरणों में पूरी होती है। सबसे पहला है पूर्व ज्ञान, यानी साधारणीकरण हेतु पूर्व ज्ञान की आवश्यकता होती है। दूसरा होता है इंद्रिय सन्निकर्ष, यानी इंद्रियों के द्वारा अनुभव करने की क्षमता। और तीसरा है अनुभूति, यानी अनुभूति का होना आवश्यक है। और तुलना, उसके बाद फिर वो है लास्ट जो है वो सामान्यीकरण हो जाता है। यानी कि कुल मिलाकर अगर कहें तो सामान्यीकरण की जो प्रक्रिया है वो 5 चरणों में पूरी हो जाती है। पूर्व ज्ञान, इंद्रिय सन्निकर्ष, अनुभूति, तुलना और सामान्यीकरण। अब हम बात करते हैं साधारणीकरण के बाद। जैसे हमने परिभाषा को देखा कि साधारणीकरण होता क्या है। साधारणीकरण का मतलब होता है सामान्यीकरण, और सामान्यीकरण का जो सिद्धांत है, साधारणीकरण का जो सिद्धांत है वो भट्ट नायक ने दिया था। और उन्होंने कहा था कि विभावादि का अपनी और पराई के बंधन से मुक्त हो जाना ही साधारणीकरण है। अब हम देखते हैं कि साधारणीकरण को विभिन्न आचार्यों ने अपने अपने मत के द्वारा प्रकट किया। उनमें से 4 प्रमुख जो हैं वो आचार्य हैं। जैसे नंबर 1 पे भट्ट नायक का मत है, अभिनव गुप्त का मत है, आचार्य विश्वनाथ का मत है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है। यानी हम वैसे तो साधारणीकरण का मत विभिन्न अनेक आचार्यों ने दिया था, लेकिन हमारे बीए फाइनल के सिलेबस में केवल 4 ही आचार्यों का मत सिलेबस में लगता है। तो आइए हम सबसे पहले भट्ट नायक का मत जान लेते हैं। उन्होंने साधारणीकरण के बारे में क्या कहा है। भट्ट नायक का मत है, भट्ट नायक ने परिभाषा दी है साधारणीकरण की। भावक्त्व साधारणीकरण तेन ही व्यापारेण विभावादय स्थायी च साधारणीक्रियन्ते है। यानी कि अर्थात भावक्त्व यानी भाव ही साधारणीकरण है। विभावादि स्थायी भावों का साधारणीकरण होता है, अन्य का नहीं। यानी कि भट्ट नायक जी ने अपने इस साधारणीकरण के मत में सबसे प्रमुख जो बात जो मानी है वो है भावक्त्व की, यानी उन्होंने भाव को प्राधान्य ज़्यादा दिया है। वो कहते हैं कि विभावादि और स्थायी भावों का ही साधारणीकरण होता है, अन्य का नहीं। यानी भावक्त्व साधारणीकरण है, यानी भावक्त्व भी साधारणीकरण है। तेन ही व्यापारेण विभावादय स्थायी च साधारणीक्रियन्ते है। भावक्त्व ही साधारणीकरण है, विभावादि स्थायी भावों का साधारणीकरण होता है। और भट्ट नायक ने अपने काव्य रूप को 3 प्रकार से संज्ञा दी है, और वो 3 प्रकार कौन कौन से माने हैं? अभिधा व्यापार, भावक्त्व व्यापार और भोजकत्व व्यापार। यानी उन्होंने 3 काव्य रूप माने हैं, स्वीकार किए हैं कि अभिधा व्यापार, भावक्त्व व्यापार और भोजकत्व व्यापार। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था भट्ट नायक जी का मत। बात करते हैं जो साधारणीकरण के भट्ट नायक की जो परिभाषा थी, उसके बाद हम बात करते हैं अभिनव गुप्त का। उन्होंने जो मत दिया है वो क्या दिया है। अभिनव गुप्त जो हैं वो मानते हैं कि साधारणीकरण हो जाने पर विभावादि, ममत्व और परत्व, यानी ये मेरा है ये तेरा है, यानी अपने पराये की भावना से वो परे हो जाते हैं, छूट जाते हैं। इस अवस्था में भाव की अनुभूति तो होती है, लेकिन यह जो भाव है वो भाव किसका है इसका ध्यान बिल्कुल नहीं रहता है। और अभिनव गुप्त ने जो है साधारणीकरण के जो है वो 2 स्तर माने हैं। उन्होंने 2 स्तर दिए, वो हैं
एक तो इसमें व्यक्ति विशेष का संबंध जो है वो छूट जाता है, यानी साधारणीकरण जब होता है तो उसमें व्यक्ति विशेष कौन है वो संबंध छूट जाता है, सब साधारण हो जाते हैं। और दूसरा है सामाजिक का, जो यानी जो पढ़ रहे हैं या जो पाठक या श्रोता हैं, सामाजिक जो सहृदय हैं, उनका व्यक्तित्व बंधन जो है वो नष्ट हो जाता है। तो अभिनव गुप्त का जो मत है, उन्होंने कहा था कि साधारणीकरण हो जाने पर अपना और पराया यानी ममताओं और परतव की भावना से वो बंधन छूट जाता है और साधारणीकरण के अंदर भाव की अनुभूति तो होती है, लेकिन यह भाव किसका है यह ध्यान बिल्कुल नहीं रहता। और साधारणीकरण के उन्होंने 2 स्तर माने हैं, उसमें व्यक्ति बंधन का जो है व्यक्ति विशिष्ट जो बंधन है वो छूट जाता है, उसका ध्यान नहीं रहता। और दूसरा है सामाजिक का व्यक्तित्व बंधन क्या है वो छूट जाता है। तो ये था अभिनव गुप्त का मत। आचार्य विश्वनाथ का मत जो है साधारणीकरण के रूप में क्या था, उन्होंने परिभाषा दी है परस्य न परस्येति ममेति न ममेति च तदा सवादे विभावादे परिच्छेदो न विदत्ते। अर्थात विश्वनाथ जी ने कहा कि विभावादि का अपने और पराई की भावना से मुक्त हो जाना ही साधारणीकरण है, और पाठक के साथ श्रोता के साथ जो तादात्म्य है वो साधारणीकरण कहलाता है। यानी परस्य न परस्येति ममेति न ममेति च तदा सवादे विभावादे परिच्छेदो न विदत्ते। अपने और पराये के बंधन का बंधन या भाव से वो व्यक्ति विशेष जो है वो मुक्त हो जाता है और पाठक के साथ तादात्म्य बन जाता है या बना रहता है, वही जो है साधारणीकरण माना जाता है। विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं साधारणीकरण का जो मत है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या दिया। इन्होंने सबसे अपना अलग ही जो है अपना मत दिया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि प्रथम भाग में अपना मत इन्होंने दिया और इन्होंने कहा कि आलंबन तत्व का धर्म का साधारणीकरण होता है और उसमें काव्य का विषय सदा विशेष रहता है और वो सामान्य नहीं होता, लेकिन वह व्यक्ति सामने लाता है और जाति नहीं लाती। और इसके बाद शुक्ल जी ने जो है साधारणीकरण की 2 कोटियां मानी हैं, एक उत्तम कोटि और एक मध्यम कोटि। और सबसे प्रमुख बात कि शुक्ल जी ने आलंबन तत्व धर्म का प्रमुख साधारणीकरण माना है। तो आइए देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि प्रथम भाग में अपना मत दिया था और इन्होंने आलंबन तत्व धर्म का साधारणीकरण माना। काव्य का विषय विशेष रहता है, सामान्य नहीं। इन्होंने जो है साधारणीकरण की रसानुभूति की 2 कोटियां मानी हैं, एक तो उत्तम कोटि और एक मध्यम कोटि। और पाठक और श्रोता के मन में जो भाव जो वस्तु विशेष आती है वह काव्य में वर्णित आश्रय का आलंबन होती है और वैसे ही सहृदय पाठकों के साथ उस भाव का आलंबन हो जाती है। यानी सहृदय पाठकों का और उस काव्य और जो वस्तु विशेष है उसका आपस में तादात्म्य हो जाता है, तो वो साधारणीकरण हो जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक साधारणीकरण संपूर्ण होने की ओर है। एक बार फिर से मैं उसको रिपीट कर देता हूँ कि साधारणीकरण होता क्या है। साधारणीकरण का अर्थ होता है सामान्यीकरण, और साधारणीकरण का जो मत है, जो जनक हैं, वो हैं आचार्य भट्ट नायक। इन्होंने कहा है कि परिभाषा दी उन्होंने कहा कि विभावादि का अपने और पराये के बंधन से मुक्त होना ही साधारणीकरण माना जाता है। साधारणीकरण के मत में 4 विद्वानों का नाम लिया जाता है जो अपने सिलेबस में हैं। आचार्य भट्ट नायक ने साधारणीकरण की परिभाषा दी थी कि भावत्व साधारणीकरण है,
तेन ही व्यापारेण विभावादय स्थायी च साधारणी क्रियन्ते। यानी भट्ट नायक ने जो है भाव को प्रधानता दी है, भाव को प्रधानता दी है, भाव का ही साधारणीकरण उन्होंने माना है। और उन्होंने अपने काव्य में 3 प्रकार के रूप बताए थे, अभिधा व्यापार और भावक्त्व व्यापार और बोधक्त्व व्यापार। उसके बाद हमने बात की अभिनव गुप्त का मत। उन्होंने कहा था कि साधारणीकरण जब हो जाता है उसके बाद विभावादि जो है ममत्व और परत्व की भावना से परे हो जाते हैं। और साधारणीकरण के जो भाव है उसमें अनुभूति तो होती है, लेकिन यह किसकी है इसका उसको बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। उन्होंने 2 स्तर बताए थे। एक तो पहले स्तर में व्यक्ति विशिष्ट का बंधन है वो नष्ट हो जाता है या छूट जाता है। उसके बाद उन्होंने दूसरा जो 2 स्तर बताया था वो था सामाजिकत्व का, व्यक्तित्व बंधन छूट जाता है या नष्ट हो जाता है। यानी अभिनव गुप्त का मुख्य अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि साधारणीकरण हो जाने के पश्चात विभावादि जो हैं वो परत्व और ममत्व की भावना से परे हो जाते हैं। इसके बाद हमने बात की थी आचार्य विश्वनाथ का मत। उन्होंने एक परिभाषा दी थी कि परस्य न परेशेति ममेति न ममेति च तदा सवादे विभावादे परिच्छेदो न विदत्ते। यानी उन्होंने कहा था कि विभावादि का अपने और पराये की भावना से मुक्त हो जाना ही साधारणीकरण है और पाठक के साथ तादात्म्य ही साधारणीकरण है। और इसके बाद हम बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। उन्होंने अपनी जो ग्रंथ है चिंतामणि भाग प्रथम में जो है साधारणीकरण का मत दिया था और उन्होंने मुख्य बात की आलम्बन तत्व जो है का धर्म को साधारणीकरण माना था। उन्होंने कहा है कि काव्य का जो विषय है वो सदा विशेष रहता है, सामान्य नहीं होता, और वो रूप जो है वो व्यक्ति सामने लाता है, कोई जाति विशेष उसके सामने नहीं लेके आती। इसके बाद उन्होंने 2 कोटियाँ बताई थी कि रसानुभूति है वो किन किन रूपों में हो सकती है। तो एक उसमें थी उत्तम कोटि का और एक मध्यम कोटि की रसानुभूति होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था साधारणीकरण का संक्षिप्त परिचय। धन्यवाद।